ट्रायल के लिए हमने सेक्शन 27 से स्टार्ट किया था और 43 तक चले गए थे ट्रायल। अब ट्रायल के बाद नो डाउट ट्रायल में जो भी डिसीजन हुआ है उसको अगर पलटवाना है ना, उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये तीन ही हमारे पास ग्राउंड होते हैं, है ना। इसके आधार पर हम जो ट्रायल कोर्ट द्वारा जो दिया गया डिसीजन उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। क्लियर। तो अब हमें इस चैप्टर में यही देखना है, सीक्वेंस में है ट्रायल, अपील, रिवीजन, रिव्यू। ठीक है। तो सेक्शन 44 में हमें दोनों ट्रायलें बताई गई, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, सॉरी ट्रायल नहीं अपील। तो हमें सेक्शन 44 में बताया गया अपील के बारे में, अपील से रिलेटेड प्रोविजन। पहले तो हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहाँ जो संशोधन किया गया 2018 में, चाहे अपील हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे रिव्यू हो, सबके लिए टाइम लिमिट किसी भी ऑफिसर को, चाहे बोर्ड को की जाए, सबके लिए टाइम लिमिट उन्होंने बता दी 45 डेज। सिंगल होती है, आसान हो गया काफी पढ़ना। पहले अलग अलग टाइम हुआ करते थे, 60, 30, 40, 90 अलग अलग हुआ करते थे। तो 45 सब में लिखा हुआ है, अभी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलते हैं हम बात करते हैं अपील की। ठीक है। तो अपील के बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 44 में। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों ही दिए गए। यहाँ पर जो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को उन्होंने फर्स्ट अपील और सेकंड अपील नाम से बोला नहीं है ना। इन्होंने क्या बोला है, राजस्व अधिकारी के प्रत्येक ओरिजिनल ऑर्डर की अपील। ओरिजिनल ऑर्डर की अपील का मतलब होता है फर्स्ट अपील, ठीक है ना। और अपीलीट कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन की अपील होती है सेकंड अपील। इस बात को थोड़ा सा समझ लें। हो सकता है आपको सेकंड अपील शब्द ना मिले अगर आप ढूंढेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें सेकंड अपील शब्द का यूज किया नहीं है, फर्स्ट अपील का भी नहीं किया। तो ओरिजिनल ऑर्डर की अपील इक्वल टू फर्स्ट अपील, और अपीली कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसकी अपील सेकंड अपील। तो फर्स्ट अपील किसकी किसको होगी इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो रेवेन्यू ऑफिसर से सेक्शन 11 में बताए गए थे, देखें हमारे यहाँ जो अपील के सीक्वेंस बताया गया वो देखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं जितनी भी रेवेन्यू ऑफिसर हमारे यहाँ बताया गया सेक्शन 11 में, सबको अपील का राइट नहीं है। अपील का राइट केवल किसको है, एसडीओ। जो सबसे निचले स्तर का अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन सी है, एसडीओ। और अगर हम चले जाएंगे लैंड सर्वे वाले चैप्टर में जो सेक्शन 61 से स्टार्ट होगा, तो वहां पर आ जाएगा डिप्टी सर्वे ऑफिसर। तो एसडीओ के अधीनस्थ जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट कोड होंगे, सबकी अपील किसको होगी, फर्स्ट अपील एसडीओ को। और यही सीक्वेंस चलेगा कहां, डिप्टी सर्वे ऑफिसर में। डिप्टी सर्वे ऑफिसर के अधीन जितने भी कोड होंगे उस सबकी अपील कहां होगी, डिप्टी सर्वे ऑफिसर। यानी कि सर्वे से रिलेटेड फर्स्ट अपील सबसे निचला अधिकारी कौन होगा, डिप्टी सर्वे ऑफिसर। और नॉर्मल कंडीशन में सब डिवीजन ऑफिसर। तो पहली अपील सबसे निचला अधिकारी ये आ गए। फिर इसके बाद एसडीओ की अपील किसको जाएगी, कलेक्टर को। ठीक है। कलेक्टर की अपील जाएगी कमिश्नर को। यही सीक्वेंस रहता है। एसडीओ यानी कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह सबकी अपील किसको जाएगी, भू अभिलेख अधीक्षक की, एसडीओ को। एसडीओ की अपील जाएगी कलेक्टर को। कलेक्टर की अपील जाएगी आयुक्त को, कमिश्नर को। कमिश्नर की अपील जाएगी मंडल को। यहां पर एक दूसरा सिस्टम चलेगा। जब रेवेन्यू की बात कर, वो लैंड सर्वे की बात करेंगे, जब लैंड सर्वे डिक्लेयर कर दिया जाता है, सेक्शन 64 में किया जाता है आई थिंक, तो लैंड सर्वे के दौरान जो सब डिवीजन वो है हमारे डिप्टी सर्वे ऑफिसर है, उससे नीचे के जितने भी ऑफिसर होंगे उसकी अपील जाएगी डिप्टी सर्वे ऑफिसर को। डिप्टी सर्वे ऑफिसर की अपील जाएगी सर्वे ऑफिसर को, जो मैन रहता है कलेक्टर, जिस कलेक्टर के इक्विवेलेंट है ना डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को। और उसकी अपील जाएगी फिर वही कमिश्नर को, और कमिश्नर की अपील जाएगी बोर्ड को। तो ये पूरा सिक्वेंस है, ठीक है ना। बोर्ड सबसे बड़ी अपीलेट अथॉरिटी है, बोर्ड के नीचे कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे सर्वे के दौरान आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, नॉर्मल कंडीशन में कलेक्टर, फिर उसके नीचे एसडीओ और डिप्टी सर्वे ऑफिसर, ये आ जाएंगे। इतना क्लियर है। अब दो क्लॉज और आ जाते हैं हमारे पास, उसको थोड़ा सा समझ लें। सेक्शन 24 में अगर स्टेट गवर्नमेंट हमने किया था, मतलब शक्तियों का प्रत्यायोजन है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर टाइप का किया था कि किसी की शक्ति किसी को दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी की शक्ति किसी को दे दी गई है तो वहां पर उस ऑफिसर की अपील किसको जाएगी, कलेक्टर को। और यदि सेक्शन 12 के क्लॉज 3 में जहां पर ये बताया स्टेट गवर्नमेंट किसी भी अधिकारी को कलेक्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते, कलेक्टर की शक्ति दे सकती है, वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि अगर सेक्शन 12 क्लॉज 3 में अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दिया गया है, तो उसकी अपील किसे जाएगी, वहां स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है। इस तरीके की दो क्लॉज आपको अपील में मिलेंगी। तो ये आपका अपील का फर्स्ट अपील जो थी, यानी कि ओरिजिनल ऑर्डर की जो अपील थी वो खत्म। फिर नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है सेकंड अपील, यानी कि अपीलेट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर दिया है उसकी अपील कहाँ होगी। तो सबसे पहली अपील हमारी जा रही थी एसडीओ को। तो अब एसडीओ के ऑर्डर की अपील से अब सबसे निचला अधिकारी एसडीओ नहीं रहा। अब
एसडीओ के ऑर्डर की अपील जाएगी सबसे पहला। मतलब ऐसा कौन सा सबसे निचला अधिकारी है जिसकी अपील सेकंड, जिसकी ऑर्डर की सेकंड अपील हो सकती है, तो हम उसको कह सकते हैं वो है एसडीओ, है ना, क्योंकि एसडीओ फर्स्ट अपील सुनता है, तो उसी की अपील सेकंड अपील होगी। तो उसकी किसको जाएगी, चाहे एसडीओ हो चाहे कलेक्टर हो, डायरेक्ट अपील किसको जाएगी, कमिश्नर को। सेकंड अपील एसडीओ की कलेक्टर को नहीं जाएगी। एसडीओ चाहे सेकंड अपील एसडीओ के ऑर्डर की हो चाहे कलेक्टर के ऑर्डर की, वो किसको जाएगी, कमिश्नर को। ठीक है, और यहां पर चाहे वो डिप्टी सर्वे ऑफिसर की हो चाहे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की हो, किसको जाएगी, कमिश्नर। ठीक है, और कमिश्नर की सेकंड अपील किसको जाएगी, बोर्ड को। तो टेक्निकली यदि देखा जाए तो सेकंड अपील सुनने वाला सबसे निचले स्तर का अधिकारी है कमिश्नर, है ना, और उसके बाद फिर बोर्ड तो है ही टॉपेस्ट अथॉरिटी। इतना हो गया क्लियर। अब यहां पर जो सेकंड अपील के ग्राउंड दिए गए, सेकंड अपील किन आधारों पर होगी, तो जैसे कि हम जानते हैं सेकंड अपील हमेशा, जैसे सीपीसी में हमने पढ़ा है, तो फर्स्ट अपील आपका राइट होता है, आप बिना किसी ग्राउंड को बताए सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील कर सकते हैं। लेकिन सीपीसी के सेक्शन 100 में आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ बताना पड़ता है कि आप सेकंड अपील क्यों कर रहे हो। तो यहां पर भी आप सेकंड अपील ऐसे ही नहीं कर सकते, इसमें 3 ग्राउंड बताए गए हैं। ठीक है ना, तो पहले तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि का अवधारण करने वाले प्रश्न का अवधारण नहीं हो सका है। ठीक है ना, लास्ट इसमें आ जाता है कि इसमें कोई गलती या त्रुटि हुई जिससे न्यायालय की विनिश्चय ठीक से नहीं हुई, या फिर प्रक्रिया में कोई गलती या त्रुटि हुई। तो 3 ग्राउंड जो बताए हैं वो आप याद कर लें। 99% मतलब कम ही पूछे जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप ग्राउंड देख लें कि कब कब कौन सी अपील होगी। चलिए, अब क्लॉज 4 कहता है इसका रिव्यू। रिव्यू में अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि आपने अपील ना करते हुए रिव्यू कर दिया किसी मैटर में। रिव्यू का मतलब होता है किसी अधिकारी द्वारा दिए गए ऑर्डर का उसी के अधिकारी द्वारा फिर से इंक्वायरी करना, उसी अधिकारी द्वारा जिसने ऑर्डर दिया, वो होता है रिव्यू, पुनः देखना। ठीक है, तो यदि आपने अपील ना करते हुए रिव्यू कर दिया, तो रिव्यू में अगर किसी बोर्ड ने, अधिकारी ने अपने डिसीजन को में जो भी चेंजेस किए हैं, जैसा कुछ भी किया है या नहीं किया है, तो उसकी अपील ऐसे होगी जैसे कि ओरिजिनल डिग्री की अपील है। ठीक है ना, क्योंकि रिव्यू वही अधिकारी कर रहा है जिसने पहले डिसीजन दिया था, तो ऐसा माना जाएगा ये वही डिसीजन है जो पहले दिया गया था। ठीक है, तो क्लॉज 4 क्या कहता है, रिव्यू की अपील वैसे ही होगी जैसे ओरिजिनल डिग्री की अपील होती है। तो जो कुछ आपको पॉइंट बताए हैं उसको अपने दिमाग में रखें। फिर आता है सेक्शन 46। तो ये कहते हैं किन मामलों में अपील नहीं होगी। टाइटल वाइज पहले तो महत्वपूर्ण है, किन मामलों में अपील नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि यदि सेक्शन ऑर्डर 5 लिमिटेशन, वो सेक्शन 5 लिमिटेशन में यदि कोई आदेश दिया गया तो उसके संबंध में, चाहे जैसे लिमिटेशन की सेक्शन 5 में हमें क्या ऑर्डर दिया जाता है, अपील, और ऑर्डर 21 के एप्लीकेशन से भिन्न कोई एप्लीकेशन जो की गई है, ठीक है ना, उसके लिए यदि वो टाइम बार्ड हो जाए तो उसके लिए केस फाइल करने के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन को ऑर्डर सेक्शन 5 में जो एप्लीकेशन की गई उसको मंजूर या नामंजूर किया गया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, रिव्यू के लिए यदि कोई एप्लीकेशन की गई है, इसमें सेक्शन 51 में रिव्यू बताया है, सेक्शन इसके एलआरसी के, रिव्यू के लिए यदि कोई एप्लीकेशन की गई है उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो उसकी भी अपील नहीं होगी, है ना। और स्टे के लिए यदि कोई एप्लीकेशन की गई है किसी मैटर में, स्टे के लिए उसको मंजूर या नामंजूर कर दिया गया तो कोई अपील नहीं होगी। और इंटरिम नेचर के जितने भी ऑर्डर हैं उसकी अपील नहीं होती किसी भी मैटर में। याद रखें, किसी भी कोई सा भी एक्ट हो, कॉमन होती है, इंटरिम नेचर के जितने भी ऑर्डर होते हैं कहीं पर भी उसकी अपील नहीं होती है, क्योंकि अपील हमेशा फाइनल ऑर्डर की होती है। इंटरिम ऑर्डर से पता ही हो फाइनल ऑर्डर है नहीं। ठीक है ना, हाँ ये अलग बात है, उसका रिवीजन वगैरह हो जाएगा, लेकिन अपील नहीं होती। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ सेक्शन दे रखे हैं, तो जितने याद कर लें। ठीक है, पहले तो ये सेक्शन नहीं थे, पहले इसमें केवल 104 और 106 हुआ करते थे सेक्शन। अब इन्होंने बहुत सारे सेक्शन दे दिए हैं, 104 106 तो अभी भी हैं, तो जितने याद कर सकते हैं कर लें। तो इनकी कोई अपील नहीं होगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो ये 5 मैटर बताएं जिनकी कोई अपील नहीं होगी। अब आ जाता है सेक्शन 47, लिमिटेशन ऑफ अपील।
तो जैसे कि हमने बात की थी, हम आपको यहाँ पर केवल और केवल सेक्शन 47 याद करना है, लिमिटेशन और अपील में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल 45 डेज लिख लें। जिस प्रकार की भी अपील होगी, सारी अपील कितने समय में होंगी? 45 दिन में, बात खत्म। ठीक है ना, 48 49 हमें करनी नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 50। किस पे आ गए? सेक्शन 50 रिवीजन। रिवीजन का बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। आप अपनी नोटबुक या जैसे भी अपना दिमाग खोल के रखें, नोटबुक खोल के रखें, जो बोल रहा हूं केवल उतना सा कर लें। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है रिवीजन करने का राइट किस किस ऑफिसर को, रिवीजन का राइट किस किस को। तो रिवीजन का राइट किस किस को दिया है? हमें केवल बोर्ड, ठीक है, कमिश्नर, कलेक्टर और DSO डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, जो कि कलेक्टर ही होता है ना। जब वो लैंड सर्वे करता है तो वो कलेक्टर होता है। तो इनको रिवीजन का राइट दिया गया। क्लियर? रिवीजन में इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है कि ये लोग जितने भी ऑफिसर हैं अपने अधीनस्थ से रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। इधर देख लें, उसको पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। जो बोल रहा हूं उसको सुने, समझे, फिर अपने जो भी है नोट कर लेना। तो 4 ऑफिसर हमें बताए गए, हम इसको ऑफिसर में ही काउंट करेंगे फिलहाल बोर्ड को रिवीजन के लिए। ठीक है, कौन? बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर, है ना, और इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर इक्वल टू कलेक्टर। ठीक है, ये लोग करेंगे। अब यहां पर ये बताया गया है, आगे जो सेक्शन आपको बताया गया 1 2 3 जो क्लॉज बताए गए इसमें बड़े बड़े 4 4 5 5 लाइन, उनमें केवल इतनी सी बात तुम्हारे ऑब्जेक्ट के लिए पर्याप्त है कि कलेक्टर अपने अधीनस्थ, अपने अधिकार का क्षेत्र में, उसका अधिकार का क्षेत्र पूरा है तो वो आयुक्त से वो मंगाएगा, है ना, अधिकार क्षेत्र में आयुक्त से रिकॉर्ड मंगाएगा। आयुक्त यानी कमिश्नर कलेक्टर से रिकॉर्ड मंगाएगा। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ये लोग हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट जितने भी ऑफिसर हैं सबसे रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। तो इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है कि कौन किसके ऑर्डर का रिव्यू करेगा। ठीक है, कौन किसके ऑर्डर का रिव्यू करेगा? बोर्ड कमिश्नर का, कमिश्नर कलेक्टर का, या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का। और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और कलेक्टर अपने अधीनस्थ जितने भी ऑफिसर हैं सबके लिए, यानी कि अगर रिवीजन में अगर देखा जाए तो सबसे लोएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? कलेक्टर, जो कि अपील में SD होता है। इतना क्लियर है? तो बाकी इस यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्लॉज दिए ABC। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब आप आगे चलें। अब आप आ जाए सब सेक्शन 2 पर, बाकी सब छोड़ दें। अब सब सेक्शन 2 कहती है कि भाई किन आवेदनों का, उन रिवीजन किन एप्लीकेशंस का नहीं होगा। जैसे हमें सेक्शन 46 में बताया था किन किन मैटर्स में अपील नहीं होगी, ऐसे बता रहे हैं किन किन मैटर्स का रिवीजन नहीं होगा। क्लियर? तो हमें देखना है सबसे पहले रिवीजन हम करते कब है? रिवीजन हम करते तब है जब अपील नहीं होती। रिवीजन का सबसे मेन ग्राउंड रहता है कि जिन मैटर्स की अपील नहीं होती, जैसे इंटरिम ऑर्डर, अपील नहीं होती, रिवीजन कर लें। तो रिवीजन होते ही उनका है जिनकी अपील नहीं होती। बाकी ग्राउंड तो कर लें, लेकिन मेन ग्राउंड यही होता है। ठीक है, तो जिनकी अपील नहीं होती, तो अपील नहीं, किसी आदेश के विरुद्ध रिवीजन नहीं होगा। और यदि सेकंड अपील में, और अगर सेकंड अपील में कोई पारित किया गया आदेश तो उसकी भी अपील, क्योंकि वो भी अपील ही है। नेक्स्ट आता है रिवीजन में पारित आदेश के विरुद्ध, अगर रिवीजन में कोई ऑर्डर दे दिया गया तो उसके फिर से रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन में सेकंड और फर्स्ट रिवीजन नहीं होती, एक ही रिवीजन होती है। ठीक है, और सेक्शन 210 के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध, एक्चुअल में सेक्शन 210 में जो कंसोलिडेशन होता है, चकबंदी होता है, उसकी पुष्टि कलेक्टर द्वारा की जाती है। तो उसमें पुष्टि के संबंध में आयुक्त जो भी आदेश देता है उसकी कोई अपील नहीं होती। ठीक है, और अपील 45 दिन के बाद भी नहीं होगी। तो क्या समझ में आया कि जिसकी अपील नहीं किसी आदेश के, यदि उसकी अपील होती है तो नहीं करेंगे। सेकंड अपील में दिए गए आदेश के विरुद्ध नहीं करेंगे। रिवीजन में दिए गए आदेश के विरुद्ध नहीं करेंगे। 210 में कमिश्नर ने यदि कोई ऑर्डर दिया है कंसोलिडेशन, चकबंदी से रिलेटेड, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। और 45 दिन के बाद कोई अपील नहीं होगी। अब लास्ट में सब सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन कर लें। ये कहते हैं समस्त राजस्व अधिकारी मंडल के अधीनस्थ समझे जाएंगे। इस सेक्शन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ समझे जाएंगे? बोर्ड के। वैसे भी होते हैं लेकिन इसमें स्पेशली बताया गया है। अब आता है रिव्यू। तो रिव्यू में जो बता रहा हूं ध्यान से सुने, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए। रिव्यू क्या होता है भाई? कोई भी अधिकारी, कोई भी कोर्ट, बोर्ड अपने
दिए गए डिसीजन की फिर से जो जांच करता है उसके सही और गलत होने की, उसको हम रिव्यू बोलते हैं। इसका ऐसा नहीं है रिव्यू सुपीरियर, अपील और रिवीजन सुपीरियर अथॉरिटी को होती है, यहाँ पर ये हम सब खुद ही करते हैं। तो चूंकि खुद ही करते हैं तो एलआरसी पहली लाइन में तो कोई भी अधिकारी, कोई भी बोर्ड अपने स्वयं के डिसीजन का रिव्यू कर सकता है, इसमें किसी को भी नहीं रोका गया, इवन भू अभिलेख अधीक्षक भी कर सकता है, ठीक है ना। बस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस कर दें, यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशंस बताए हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं बोर्ड की, अब यहाँ पर हम ये तो नहीं करेंगे कलेक्टर, कमिश्नर वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी कर सकते हैं। कौन किस कंडीशन में कर सकता है, हमें इसका याद ध्यान रखना है। तो ये बात करते हैं जब बोर्ड की, ठीक है। तो बोर्ड जो है, चाहे उसने ऑर्डर पारित किया हो या नहीं किया हो, अपने डिसीजन का कोई भी, या तो उसके पूर्व बोर्ड ने कर दिया हो या उसने स्वयं ने ऑर्डर पारित किया हो, सबका रिव्यू कर सकता है बिना किसी की परमिशन के। एक्चुअल में हमें यहाँ पर एक परमिशन देखनी है कि हमें किस कंडीशन में परमिशन लेनी होगी। मैटर ये है कि क्या हम परमिशन से रिव्यू करेंगे तो हम ही, और वही ऑफिसर करेगा जिसने ऑर्डर दिया है, लेकिन क्या वो परमिशन से करेगा? तो बोर्ड को चाहे स्वयं के द्वारा किए गए आदेश की, चाहे उसके पूर्व बोर्ड ने अगर कोई ऑर्डर पारित किया है, तो उसकी रिव्यू के लिए कोई किसी की परमिशन आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो किससे लेगा परमिशन? सबसे बड़ा तो वही है, ठीक है ना। लेकिन कमिश्नर, कलेक्टर और डिप्टी सर्वे ऑफिसर, प्रोविजो को उसमें दिया गया है, प्रोविजो के मैटर में कलेक्टर, कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ये यदि स्वयं के आदेश का रिव्यू करना चाहते हैं तो इनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके पूर्व अधिकारी हैं, जो इन्हीं के पद का था, उसने कोई ऑर्डर पारित किया है, उसका ये रिव्यू करना चाहते हैं तो ये किसकी परमिशन लेंगे? बोर्ड की। क्लियर? बोर्ड किसी की नहीं लेगा, ये बोर्ड की परमिशन लेंगे, किसकी? पूर्व अधिकारी की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और कलेक्टर से नीचे के जितने भी ऑफिसर हैं, वो चाहे स्वयं के ऑर्डर की या अन्य अधिकारी के ऑर्डर की रिव्यू करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन लेंगे, जो उससे ठीक, जिसकी कि वो ठीक, वो हाँ, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की नहीं, जिसके वो ठीक अधीनस्थ हैं, लिखित मंजूरी लेंगे, है ना। जैसे एसडीओ करना चाहता है तो वो कलेक्टर की लेगा, तहसीलदार करना चाहता है तो वो एसडीओ की लेगा। तो क्या रूल निकला? सभी कर सकते हैं रिव्यू, लेकिन बोर्ड किसी की परमिशन नहीं लेगा, ठीक है ना। और कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ये परमिशन लेंगे यदि वो अपने पूर्व अधिकारी के ऑर्डर का रिव्यू करना चाहते हैं, किसकी? मंडल से। और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के अधीन जितने भी ऑफिसर है, वो चाहे स्वयं की चाहे पूर्व अधिकारी के ऑर्डर का रिव्यू करना चाहते हैं तो परमिशन लेंगे, जिसकी कि वो ठीक अधीनस्थ है। इतनी सी बात हमें दिमाग में रखनी है, चाहे टिक करके कर लें, चाहे नोट करके कर लें, पढ़ लें, दिमाग में रख लें, कुछ भी कर लें। और लास्ट लाइन में लिखा है कि रिव्यू 45 दिन के भीतर होगा, और लास्ट लाइन पढ़ने की इसके लिए जरूरत नहीं है। क्लॉज 4 की लास्ट लाइन में आप तो वहीं कहीं नोट कर लें कि रिव्यू 45 दिन के भीतर होगा। क्लॉज 3 देखें। इस धारा के प्रयोजन के लिए कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा जिसने जिला छोड़ दिया है। तो यदि किसी व्यक्ति ने जिला छोड़ दिया है तो उसका पद उत्तरवर्ती कौन समझा जाएगा? कलेक्टर। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिला छोड़कर चला गया है, सब उसकी ट्रांसफर हो गया है, दूसरा ऑफिसर अभी नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में रिव्यू की अगर एप्लीकेशन की जाती है तो उसकी रिव्यू कौन सुनेगा? कलेक्टर। चल 52 टाइटल वाइज करें, आदेशों के निष्पादन का रोका जाना, टाइटल वाइज ही करना है। 55 साइबर तहसील, अपील, रिवीजन, रिव्यू, इसमें साइबर तहसील शब्द का भी यूज किया गया है। संशोधन कौन सा है ये? 2021, यहाँ पर लिख लें 2021 का अमेंडमेंट पे 55 में साइबर तहसील शब्द यूज किया गया है। 56 टाइटल वाइज कर लें, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 57। अमेंडमेंट से पहले बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी मेंस और प्री के लिए। अब इसमें केवल डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य के भीतर जितनी भी भूमियां हैं वो किसकी हैं? राज्य सरकार की, ठीक है।
तो राज्य के भीतर समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, उसमें कंकड़ पत्थर जो भी आप कहें कि भाई आपके घर में गड़ा हुआ धन मिल गया तो वो राज्य सरकार का है, आपका नहीं है, क्योंकि वो भूमि किसकी है, राज्य सरकार की। आप छुपा लें अगर ऐसा कभी हो जाए तो इसमें जो शब्द दिए गए कंकड़ पत्थर मुरम पानी बहता हुआ रुका हुआ वाट एवर सब कुछ किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, आगे प्रोविजन में बता दिया गया कि ठीक है आप नियमों के तहत उसको धारण करते हैं और राज्य सरकार आपसे बिना बताए उसको बिना लीगल प्रोसीडिंग के आपसे छीन नहीं सकती। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक डायरेक्शन है सेक्शन 57 में, पहले बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, अब इतना महत्व इसका नहीं रहा, इसीलिए आपने देखा होगा उसमें 2, 3, 3A, 4 इतने सारे क्लॉज रिपील्ड हैं। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, तो राज्य सरकार समस्त भूमियों पर टैक्स वसूलती है, जो असेसमेंट होगा समस्त भूमि पर होगा। सेक्शन 58 ये कहती है ठीक है समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, इसीलिए राज्य सरकार समस्त भूमियों चाहे किसी प्रयोजन के लिए हो, राज्य सरकार को समस्त भूमियों का दायित्व है, समस्त भूमियों से टैक्स वसूले। तो जितनी भी भूमियां हैं राज्य सरकार को रेवेन्यू के लिए दायित्वधीन होंगी समस्त भूमि से, उन भूमियों को छोड़कर जिनको राज्य सरकार ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से या किसी ग्रांट के माध्यम से अनुदान के माध्यम से छूट प्राप्त कर दी, छूट प्रदान कर दी है। राज्य सरकार कहती है भाई इन भूमियों से हम नहीं वसूलेंगे तो नहीं वसूलेंगे, जो सोशल वर्क में लगी हुई या किसी भी कारण से सामाजिक उत्थान में लगी हुई इस प्रकार की जो भी भूमि लगती है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उससे रेवेन्यू नहीं वसूलेगी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी रेवेन्यू के दायित्वधीन सभी भूमियां होंगी। और सेक्शन 73 इसकी ये कहती है कि जब लैंड सर्वे किया जाएगा तो लैंड सर्वे सारी भूमियों पर किया जाएगा, जिनको छूट प्रदान की गई, जिनको रिबेट दी गई है उन पर भी किया जाएगा। हो सकता है आज उससे नहीं वसूला जा रहा, कल वो कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं अब मैं अपनी भूमि सोशल वर्क में नहीं देनी है तो फिर उससे वसूला जाएगा, तो क्या फिर हम फिर से सर्वे करने बैठेंगे? नहीं। तो समस्त भूमियां राज्य सरकार को उन भूमियों को छोड़कर जिनको छूट दी गई है रेवेन्यू के, उससे किसके अधीन होंगी, रेवेन्यू के दायित्व के अधीन होगी। ठीक है ना, और 73 में बताया गया सब पर रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा भले ही वसूला ना जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे उनसे वसूला जाए। चले 58, तो 58 ये कहती है, 58 में 2 क्लॉज दिए गए। 58A में ये कहते हैं भू राजस्व के भुगतान से छूट। ठीक है, यहां पर हमें याद रखना है, या तो जैसे सेक्शन 58 में रेवेन्यू से छूट दी जा रही थी, कैसे? या तो कोई ग्रांट प्रदान किया है आपको या फिर कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपसे हम रेवेन्यू नहीं वसूलेंगे। लेकिन ओवरऑल बिना टर्म कंडीशन के एक ही शर्त है, एक ऐसा व्यक्ति जो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी कि उसका जो पर्पस है भूमि के यूज का वो क्या है, एग्रीकल्चर, और उसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। कितनी? 2 हेक्टेयर। तो वो एग्रीकल्चर के प्रयोजनों के केवल और केवल क्या किया जाता है, उस पर खेती, और 2 हेक्टेयर से कम भूमि, तो 2 हेक्टेयर वाले व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू नहीं वसूला जाएगा। लेकिन ऐसी भूमि जो एग्रीकल्चर के रूप में यूज में नहीं लाई जा रही है ना, गैर कृषि प्रयोजनों में लाई जा रही है, उन पर भी रेवेन्यू दे नहीं होगा। लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, उनसे फिर रेवेन्यू से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। यहां पर ये नहीं लिखा कि उनसे कुछ वसूला नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं वसूला जाएगा। ऐसी भूमि जो केवल एग्रीकल्चर के लिए रूप में यूज में आ रही है, केवल उनसे, और 2 हेक्टेयर जिनकी सीमा है, कितना है उसका एरिया, 2 हेक्टेयर, उनसे कुछ नहीं वसूला जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड क्लॉज कहता है कि भाई जो गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में आ रही हैं उनसे भी नहीं वसूला जाएगा रेवेन्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उनसे कुछ नहीं वसूला जाए, उनसे रेवेन्यू नहीं वसूला जाएगा। लेकिन रेवेन्यू के बाद जिस प्रकार का भी टैक्स है, सपोज की वो औद्योगिक प्रयोजन कॉमर्शियल यूज के लिए आ रही है तो कॉमर्शियल टैक्स वसूला जाएगा। डॉलिंग हाउस में यूज आ रही है तो हाउस टैक्स वसूला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं, हाँ रेवेन्यू नहीं वसूला जाएगा। तो नहीं वसूला जाएगा, इसके लिए हमें 2 चीजें याद करनी है। 58 और 58A को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू उन भूमियों से नहीं वसूला जाएगा जिसको कोई ग्रांट प्रदान किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया सरकार के द्वारा कि भाई तुमसे नहीं वसूलेंगे, या अनन्य रूप में एक्सक्लूसिवली अगर वो केवल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज में आ रही हैं और 2 हेक्टेयर तक की उनकी सीमा है तो उनसे नहीं वसूला जाएगा, और जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में आ रही हैं उनसे भी नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, 58 और 58A को मिलाकर उन्होंने इतनी बात की। अब अभी सबसे बड़ी सेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आती है सेक्शन 59। सेक्शन 59 कहती है कि जिस पर्पस के लिए आप भूमि को धारण करते हैं उसके हिसाब से टैक्स वसूल। जो 58A में कहा गया ना क्लॉज 2 में
कि भाई नहीं वसूला जाएगा आपसे रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू नहीं वसूला जाएगा, लेकिन आपने कोई भी यूज़ किया है उसका, उस हिसाब से बढ़ा हुआ रेवेन्यू वसूला जाता तो अच्छी बात थी, कम वसूला जाता रेवेन्यू, है ना, यहाँ तो अब ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें पहले तो हमें 4-5 पर्पज़ जो बताए गए हैं उसके लिए हमें देखना है कि भाई कौन से पर्पज़ 58 में बताया गया, तो पर्पज़ के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। पहले हमारे यहाँ सेक्शन हुआ करती थी 172 व्यववर्तन डाइवर्जन, है ना, भूमि के एग्रीकल्चर भूमि को किसी अन्य यूज में लाना, उसके लिए इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है, तो ये ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगी। पहले क्या होता था, एसडीओ को हम एप्लीकेशन करते थे, भाई हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हम डाइवर्जन कराना चाहते हैं, यानी कि भूमि का पर्पज, आजकल आपने देखा होगा थोड़ा सा भी हाईवे पे निकल जाओ तो कॉलोनियाँ कट रही हैं, जो गांव थे अब शहर बन चुके हैं, तो वो सब डाइवर्जन होता था उनका एसडीओ से परमिशन लेकर, लेकिन हो गया, अब आपको एसडीओ की परमिशन की जरूरत नहीं है। एसडीओ यहाँ पर केवल इतना करता है पूरे सेक्शन में, वो चेक करता है कि भाई आपने जो हमें फीस दी है, पहले तो बात दी है या नहीं दी है, और दी है तो वो कम ज़्यादा तो नहीं है ना, अगर कम है तो आपसे वसूल ली जाएगी और ज़्यादा है तो आपको वापस कर दी जाएगी। ओवरऑल सेक्शन में हम इतना पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ना आसान नहीं है, इसमें क्लॉज बहुत है, तो हमें सारे के सारे क्लॉज याद करने पड़ेंगे। अच्छा है, तो अब डाइवर्जन आपसे अगर पूछा जाता है, डाइवर्जन नाम से है नहीं, अगर पूछा जाता है व्यववर्तन, भूमि के व्यववर्तन का मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड का किसी अन्य भूमि के तौर पर यूज करना, अन्य पर्पज में यूज करना, लेकिन अन्य पर्पज में जो भूमि आ रही है उसका एग्रीकल्चर के रूप में यूज करना डाइवर्जन नहीं होता, ठीक है। तो अब डाइवर्जन जो 172 में हुआ करता था वो कहाँ आ गया, 59 में 2018 में चेंज की गई है। तो इसमें पर्पस दिए गए हैं, एग्रीकल्चर पर्पस, ड्वेलिंग हाउस, एजुकेशनल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल। तो पहले तो अपने दिमाग में ये रखना कौन से पर्पस दिए गए हैं, ये सारे पर्पस आपको याद करने हैं, ठीक है। जिस रूप में भी आप यूज करो उस रूप का आप हमें टैक्स दे दें, तो इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता देता हूं, बाकी फिर हम चलेंगे, थोड़ा सा टाइम बस यहीं लगेगा हमें। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ओवरऑल हमसे एक बात कह रही है कि भाई आप एक पर्पस के लिए, इधर देखो सर, फिर पढ़ लेना, आप एक पर्पस के लिए भूमि का यूज कर रहे थे और गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स, सपोज कि आप एग्रीकल्चर ही कर रहे थे उस पर, ठीक है ना, तो आप एग्रीकल्चर कर रहे थे, आपसे रेवेन्यू वसूला जा रहा था, ठीक है ना, आपने, और वो रेवेन्यू पता पड़ा 5 साल के लिए हमने असेस किया था, 5 साल के लिए उस पर हमने रेवेन्यू डिसाइड किया था, लेकिन आपने 2 साल में ही उस पर कॉलोनी काट दी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक भूमि जिस पर किसी प्रकार के टैक्स का असेसमेंट किया गया, निर्धारण किया गया, यदि आप उसका पर्पस चेंज कर देते हो तो उस दिन से ना कि तब से, जबकि जैसे 5 साल आपने 2 साल में अगर चेंज किया तो 2 साल के बाद ही, ना कि हम 5 साल तक इंतजार करेंगे कि 5 साल के लिए असेसमेंट किया गया, नहीं, उस दिन से जब आपने पर्पस चेंज किया है, ठीक है, उस दिन से वो डाइवर्ट मान ली जाएगी भूमि, और आप उस दर से टैक्स देंगे गवर्नमेंट को जिस पर्पस में आपने चेंज कर दी। जैसे आपने एग्रीकल्चर को डॉलिंग हाउस में यूज कर दिया है, तो आप डॉलिंग हाउस के हिसाब से, हाउस टैक्स के हिसाब से रेवेन्यू देंगे, ना कि लैंड रेवेन्यू। कब से, जब से आपने चेंज किया है। इतना क्लियर है। तो इसमें इन्होंने ये भी एक डायरेक्शन है, यहाँ पर प्रोसीजर नहीं है, ये केवल एक डायरेक्शन है कि भाई ये भूमि हम क्या मान लेंगे, डाइवर्ट मान लेंगे अदर पर्पज में। ठीक है। अब जैसे क्लॉज 3 कहता है, मान लो हमने एक पर्पस के लिए आपको जो भूमि दी थी, सपोज की हम बात कर लें 2 हेक्टेयर भूमि, सेक्शन 58A, 2 हेक्टेयर तक की जो भूमि होगी एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पर कोई रेवेन्यू नहीं देना है, लेकिन आपने उसको पर्पस चेंज कर दिया, तो वो जो आपको रिबेट मिली थी किस लिए थी, केवल एग्रीकल्चर के लिए। पर्पस चेंज, टैक्स चेंज, रिबेट खत्म। तो जैसे ही आपने, अगर मान लो किसी कारण से आपको कोई भूमि, आप ऐसी भूमि धारण करते हैं जिस पर किसी कारण से आपको छूट प्रदान की गई है, आप उस पर्पस को चेंज कर देते हैं, पर्पस चेंज, तो जो रिबेट दी गई थी वो भी खत्म, और वो खत्म तो जो पर्पस आपने चेंज किया है उसके हिसाब से भूमि डाइवर्ट मान ली जाएगी और उसके हिसाब से टैक्स दे दो। तो 2 बात आ गई, दिमाग में रखना अच्छे से। क्लोज 4 छोड़ते हैं, 5 पे लिखते हैं प्रोसीजर। 5 से यहाँ पर प्रक्रिया चालू हो रही है कि ये सब किया कैसे जाएगा। जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया था
वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर बताया था दोबारा से सुन लें। आपको कुछ नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, किसी को रिश्वत नहीं देनी, सीधे जाएं टैक्स जमा कर दें, ठीक है। पहले तो एसडीओ को मनाना पड़ता था हमें, अब आप सीधे जाएं टैक्स जमा कर दें, ठीक। तो यही प्रोसीजर हमें बताया गया है। जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यवर्तित किया जाता है, तो भूमि स्वामी प्रीमियम की गणना, यानी कि जो भी रेंट उसको देना है, करेगा तथा देय भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा करेगा। तो ये क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा सरकार के खाते में, बताया जाएगा कहाँ जमा करना है, एसडीओ को जहां पर भी करना। तो जो भी आपने पर्पस चेंज किया उसके पूरे कैलकुलेटिव ऑनलाइन मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। पर्पस चेंज किया उस हिसाब से आप टैक्स जमा कर दें, नहीं तो वहां के जो क्लैरिकल स्टाफ है सबसे पूछ लेंगे भी इस हिसाब से कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भूस्वामी ऐसे व्यवर्तन की उपखंड अधिकारी को उपधारा 5 के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यवर्तित मानी जाएगी। अब हमें एसडीओ से परमिशन नहीं लेनी है, हम एसडीएस के पास जाएंगे वो रिसीप्ट लेके कि देखो साहब हमने तुम्हारे कार्यालय में इस पर्पज के हिसाब से इतनी फीस जमा कर दी है ना, इतना प्रीमियम हमने जमा कर दिया, और उस दिन से जो भूमि है, जिस दिन आपने एसडीओ को नोटिस दे दिया कि भाई हमने रेंट जमा कर दिया, उस दिन से भूमि डाइवर्ट मान ली जाएगी। यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसडीओ तो एसडीओ मानेगा क्यों, 172 खत्म हुई है, उसके अधिकारों पर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ बारीकी से चेक करेगा कि तुमने जो प्रीमियम वो ठीक से जमा किया है या नहीं। तो उपधारा 6 के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी यथास्थिति शीघ्र भूमि स्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा, ठीक है। तो वो जांच करेगा कि भाई तुमने जो प्रीमियम है उसकी गणना ठीक से की है या नहीं। तो यहाँ पर एसडीओ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, और यदि नहीं की है तो 60 दिन का समय देगा और आपको बोलेगा 60 दिन में आप जमा कर दो, तो आप 60 दिन में उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है, अगर अंतर आता है तो अंतर मान लो आपने कम जमा किया है तो विदिन 60 डेज आप उसको जमा कर दें, ठीक है। और यदि आपने ज्यादा प्रीमियम जमा कर दिया था तो जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी एसडीओ की, तो उससे 60 दिन के भीतर वो जो प्रीमियम है भूमि स्वामी को वापस कर देगा एसडीओ। तो कुल मिलाकर कम ज्यादा जो भी हो, जिसको भी देना है, वो सब कब होगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने के विदिन 60 डेज। अब आता है क्लॉज 8, एसडीओ उपधारा 6 के अधीन प्राप्त प्रज्ञापन 5 वर्ष के भीतर उपधारा भूमि स्वामी को संचित करने में असफल रहता है तो पुनर्निर्धारण भू राजस्व की बकाया 5 वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए नहीं होगा। अब क्या हुआ, मान लो कि एसडीओ ने इंक्वायरी चालू की, है ना, और उसमें एसडीओ की मतलब सरकार के द्वारा भूमि स्वामी को प्रीमियम दिया जाना निकल रहा था, है ना, ज्यादा कर दिया था भूमि स्वामी ने जमा। तो ऐसी स्थिति में यदि इसकी जानकारी एसडीओ भूमि स्वामी को 5 वर्ष तक नहीं देता है ना, 5 वर्ष के भीतर भूमि स्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो पुनर्निर्धारण भू राजस्व की बकाया 5 वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए देय नहीं होगी। तो जो भी बकाया है, अगर मान लो बकाया भी निकल रही है 5 वर्ष तक, मान लो उसने ये भी नहीं बताया एसडीओ ने भूमि स्वामी को कि भाई तुम्हारा बकाया है ना, ड्यू रेंट है तुम्हारा, एरियर निकल रहा है, और 5 वर्ष तक नहीं बताया, तो ऐसी दर 5 वर्ष के लिए देय नहीं होगी। यानी 5 वर्ष तक का जो बढ़ा हुआ रेंट है वो भूमि स्वामी सरकार को नहीं देगा, 5 वर्ष के बाद देगा, ठीक है। और यदि एसडीओ ने बताया था भूमि स्वामी को, इसमें देख लें उपधारा 6 उपधारा 9 में, यदि भूमि स्वामी वित्त काल अवधि के भीतर व्यवर्तन प्रज्ञापन देने में असफल रहता है, ठीक है ना। कौन, भूमि स्वामी ने व्यवर्तन की, जो उसने भूमि का पर्पस चेंज किया, इसके बारे में एसडीओ को नहीं बताता है, तो उसको जो भी उसमें पुनर्निर्धारण होगा उसके 50% की बराबर की शास्ति अध्रोपित की जाएगी, है ना। जो भी बढ़ी हुई दर होगी, जो भी प्रीमियम की गणना होगी, जितनी भी बढ़ी हुई दर है ना, जितनी देनी थी, आपने तो नोटिस नहीं दिया कि भाई आपने भूमि का पर्पस चेंज कर लिया, ठीक है, और आप वही रेंट दे रहे हैं पहले से, जो आप पहले जो पर्पस था वो देते चले आ रहे हैं, तो जितना भी बढ़ा हुआ रेंट होगा उसका 50% तक का कंपनसेशन देना पड़ेगा भूमि स्वामी द्वारा सरकार को, एसडीओ। दूसरा प्रोविजो देखें, प्रोविजो संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा। तो
तो आपको 1 वर्ष तक कम शास्ति नहीं दी जाएगी। 1 वर्ष तक इसलिए नहीं दी जाएगी, 50% की है कि आपको किसान है ऑलमोस्ट, तो इनको कानून की जानकारी तो हो जाए। अब ऐसा तो थोड़ी नहीं कि आज आपने नोटिफिकेशन जारी किया और किसान तैयारी बैठे हैं कि सरकार हमारे फेवर में क्या नोटिफिकेशन जारी कर रही है, ठीक है। तो 1 वर्ष तक ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो बस हम इतना सा पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया नहीं? बाकी तो मेंस के लिए देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल जाएंगे, पर्पस देखने हैं, है ना। आप अपनी भूमि को डाइवर्ट कर सकते हैं, अदर पर्पस में डाइवर्ट करते हैं तो इसके लिए प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं, उसका नोटिस आप दे सकते हैं एसडीओ को। एसडीओ को अगर आप नोटिस देंगे तो फिर एसडीओ जांच करेगा तो अगर आपका पैसा निकलता है ज़्यादा तो एसडीओ आपको वापस कर देगा, और कम निकलता है तो एसडीओ आपसे ले लेगा विदिन 60 डेज। और यदि प्रीमियम की आपने जैसे इंक्वायरी की बात है, अगर एसडीओ इंक्वायरी नहीं करता है और टेक्निकली देखा जाता है कि अगर इंक्वायरी करता तो भूमि स्वामी द्वारा जो दे प्रीमियम है वो पहले जो रेंट था उससे ज़्यादा निकलता है, या फिर हम ये कहें कि भूमि स्वामी ने कम प्रीमियम जमा किया है और 5 वर्ष तक इसकी इंक्वायरी नहीं करता, तो 5 वर्ष तक का जो भी बढ़ा हुआ रेंट है वो भूमि स्वामी सरकार को नहीं देगा, 5 वर्ष के बाद का देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इंक्वायरी या तो हम नोटिस नहीं देते हैं या फिर इंक्वायरी में पैसा निकलता है और आप वो पैसा नहीं जमा करते हैं, तो जितना भी बढ़ा हुआ रेंट है उस सबका 50% भूमि स्वामी सरकार को देगा कंपनसेशन के तौर पर। तो ये छोटी छोटी क्लॉज थे, इसको देख लें। तो इतना समझ में आ गया, तो इतनी कम से कम ऑब्जेक्टिव कर लें। डायवर्जन ऑफ, हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कहता है डायवर्जन कौन से सेक्शन में, तो 59 में है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन है, ठीक। 59 है, निर्धारण कब प्रभावशील होगा, तो 59 के उपबंधों के अधीन किया गया परिवर्तन या निर्धारण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि व्यपवर्तन किया गया था, ठीक है। और व्यपवर्तन कब से किया गया था? जब आपने एसडीओ को नोटिस दे दिया था कि हमने उस पर्पस के हिसाब से फीस जमा कर दी है, प्रीमियम जमा कर दिया है, ठीक है। वहां से 58, 59 बी छोड़ दें। 60 कहती है कि भाई यदि किसी भूमि पर असेसमेंट नहीं किया गया है तो उस भूमि पर असेसमेंट कौन करेगा? कलेक्टर। एक्चुअल में अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ये है कि किसी भूमि पर निर्धारण कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। तो निर्धारण के लिए किसका निर्धारण? रेवेन्यू, कि किस भूमि से कितना रेवेन्यू वसूला जाना है, इसका असेसमेंट अब अगला चैप्टर है 6, उसमें किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर उस चैप्टर में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें असेसमेंट नहीं किया गया है और असेसमेंट की जो प्रोसीडिंग है, जो सर्वे की, लैंड सर्वे की प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है, एक्चुअल में आगे हमें बताया जाएगा कि जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि अब ये जो क्षेत्र है, तहसील का कोई क्षेत्र असेसमेंट के अधीन है या लैंड सर्वे के अधीन है, तब से लैंड सर्वे चालू होगा। किस लिए? किस भूमि पर कितना असेसमेंट किया जाना है वो, और आगे जब वो नोटिफिकेशन जारी करता है तब तक वो असेसमेंट चलता रहेगा, यानी कि लैंड सर्वे चलता रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद किसी भूमि पर कोई भूमि बच गई है जिस पर असेसमेंट नहीं हो पाया है तो लैंड सर्वे फिर से चालू नहीं किया जाएगा। कलेक्टर क्या करेगा? जिस पर रह गया है कलेक्टर क्या करेगा? असेसमेंट कर देगा, क्योंकि लैंड सर्वे के दौरान भी जो असेसमेंट करने वाला अधिकारी होता है वो कलेक्टर ही होता है, बस नाम उसका होता है डिप्टी सर्वे ऑफिसर, ठीक है। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। हम आते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 कहता है लैंड सर्वे, ठीक है। तो लैंड सर्वे क्या होता है, इसको जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे उसको थोड़ा सा समझ लें। भाई भूमि है, आजकल आप देख रहे होंगे इंफ्रा, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है देश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी भूमि है उस पर से कितना रेवेन्यू हमें वसूलना है, हम भूमि से रेवेन्यू वसूलते हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से, वहाँ पर कितनी सुविधाएं दी जा रही, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं किसी सरकार को वो नहीं करूँगा टारगेट, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ इससे पहले 2018 से पहले एक बार अगर लैंड सर्वे करके उस पर असेसमेंट कर दिया जाता था, जिसको हम सेटलमेंट बोलते थे, बंदोबस्त नाम दिया जाता था, वो 30 साल तक चलता था। 30 साल से पहले आप उसको कम ही नहीं कर सकते। तो टेक्निकली इनडायरेक्टली पहली गवर्नमेंट ये कहना चाहती थी कि 30 साल तक तो हम इंप्रूवमेंट करेंगे ही नहीं। जब इंप्रूवमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर असेसमेंट, मतलब आप रेवेन्यू चेंज क्यों करना चाहते हो। लेकिन आज की गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि नहीं, हम तो डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो हमें जब भी लगेगा जिस क्षेत्र में जितना इंप्रूवमेंट हो गया है हम उस हिसाब से सर्वे करेंगे। भाई इस जमीन से रोड निकल गई
है ना, इससे गंगा एक्सप्रेस भी निकल गया, इससे नर्मदा एक्सप्रेस, इससे यमुना एक्सप्रेस भी निकल गया, इससे चंबल एक्सप्रेस भी निकल गया, है ना। यहाँ पर हमने एयरपोर्ट बना दिया तो ये गांव की जमीनें अब सोना उगलेंगी। तो ऐसी स्थिति में सोना उगलेंगी और रेवेन्यू दोगे तुम कौन सा, एग्रीकल्चर वाला, प्लॉट काट रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फाइनली ये बोला कि नहीं, हम असेसमेंट करेंगे, लैंड सर्वे बार बार करेंगे, जब करना चाहेंगे तब करेंगे, कोई 30 साल का प्रोविजन नहीं है हमारे यहाँ, जब करना चाहेंगे तब करेंगे और जितना करना चाहेंगे उस हिसाब से हम जो भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से करेंगे। तो लैंड सर्वे का मतलब होता है भूमि के आसपास को जांच करना कि उससे कितना रेवेन्यू वसूला जा सकता है, और रेवेन्यू वसूला जाता है सुविधाओं के हिसाब से। अगर सुविधा नहीं है तो कोई रेवेन्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं। तो लैंड सर्वे का मतलब होता है किस भूमि से कितना रेवेन्यू वसूला जाता है, इस निर्धारण के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको हम लैंड सर्वे बोलते हैं। 61 में पूरा डिफाइन किया गया है कि लैंड सर्वे में आप क्या क्या करेंगे, है ना। तो भूमियों की जांच करना, आसपास की सुविधाओं की जांच करना, और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स बनाएंगे उसको अप टू डेट करना, ये होता है लैंड सर्वे। पहले तो पीएससी पूछा करती थी मेंस में ये, अब पीएससी तो एग्जाम लेती नहीं, तो मेंस के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा लाइटली समझ लें। भूमि को यहाँ पर हमारे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, सर्वे नंबर में और प्लॉट नंबर में। क्लॉज ए कहता है सर्वे नंबर, तो भूमि को सर्वे नंबर में विभाजित करना, ठीक है। और क्लॉज 2 कहता है प्लॉट नंबर में विभाजित करना। एक्चुअल में गांव की भूमि, है ना, अर्बन एरियाज, नॉन अर्बन एरियाज की भूमि जो है उनको हम बात कर रहे हैं कि भाई भूमि को हम सर्वे नंबर, मान लो एग्रीकल्चर लैंड है कोई भी है तो उसको सर्वे नंबर में डिवाइड करेंगे, पता पड़ा उसका पर्पस बदल गया तो सर्वे नंबर में, या क्लॉज 2 में देखें प्लॉट नंबर में हम डिवाइडेशन करेंगे। क्लॉज 3 कहता है नगरीयतर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्या या ब्लॉक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों में समूहीकृत करने का अनुसूची। ये देख लें, नॉन अर्बन एरियाज में जो होते हैं सर्वेक्षण संख्यांक तथा ब्लॉक, तो सर्वेक्षण संख्यांक तो तथा ब्लॉक को हम किस में करेंगे, तथा ब्लॉकों में, ब्लॉक को ग्रामों में, तो किस में, सर्वेक्षण संख्यांक और ब्लॉकों को हम ग्राम में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अर्बन एरियाज में सेक्टर में समूहीकृत करना करेंगे। तो यहां पर ये बता रहे हैं नॉन अर्बन एरियाज में क्या होंगे, सर्वे नंबर और ब्लॉक्स, ठीक है। और अर्बन एरियाज में क्या होंगे, सेक्टर। तो सेक्टर कहां होते हैं, शहरी क्षेत्रों में, है ना, और शहरी क्षेत्रों के बाहर क्या होते हैं, सर्वे नंबर और ब्लॉक्स, उसमें डिवाइड करेंगे। क्लॉज बी कहता है एक फील्ड बुक तैयार करेंगे। क्लॉज सी कहता है खेत का नक्शा तैयार करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, रिवाइज करेंगे उसको, भाई अगर नए नई चीजें बनी तो नया खेत का नक्शा भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको अप टू डेट करेंगे। याद रखना एक ऑब्जेक्टिव जो आएगा कि इसमें से क्या नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव एक ही होगा कि इस पर रेवेन्यू भी डिसाइड करेंगे, रेवेन्यू यहाँ डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर जो सर्वे किया गया है कि इस भूमि से इस गांव की, इस नगर की, है ना, अर्बन एरियाज की या नॉन अर्बन एरियाज की जो भूमि है, इस भूमि पे हमने नंबर डाल दिए, ठीक है, केवल इतना। सेक्शन 108 में देखेंगे कि वो भूमि जो है वो किसके अंडर में है और जिसके अंडर में है उससे कितना रेवेन्यू लिया जाना है, दोनों में अंतर समझ में आया। 61 कहती है कि भाई अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि एक गांव में कितनी भूमि है ना, केवल इतना, ये भूमि है, इस पे ये सुविधाएं हैं, इस पे हमने प्लॉट नंबर डाल दिया। 108 में देखेंगे इस भूमि में, ये भूमि है किसके अधिकार क्षेत्र में, यानी कि इसका भूमि स्वामी या पट्टाधारी कौन है, जिस राइट, जो भी राइट है उसका वो कौन है और उससे कितना रेवेन्यू वसूला जाना है, वो हम बताएंगे 108 में, ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट में, ठीक। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव आएगा नेगेटिव सेंस में वो आएगा कि भाई यहां पर रेवेन्यू डिसाइड नहीं किया जाता है, किस भूमि से कितना रेवेन्यू वसूला जाना है वो इसमें नहीं लिखा रहता, ऑब्जेक्टिव यही मिलेगा आपको। चलें, तो कुल मिला के भूमि को अलग अलग ब्लॉक्स में, प्लॉट में बांटना, मेन तो यही है, यही सर्वे है, ठीक है। और रिकॉर्ड्स को अप टू डेट करना, अप टू डेट करना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता पड़ेगा कि भाई अप टू डेट कर रहे हैं, यानी कि ये भूमि अब विकसित क्षेत्र में आ रही है ना, तो इसका रेवेन्यू हमें बढ़ा देना चाहिए 108 में, ठीक है। अब हम आते हैं 62, 63। तो यहां पर हमने बात की थी सेक्शन 11 में कुछ ऑफिसर्स थे, वो जो ऑफिसर्स थे उनकी अपॉइंटमेंट हमने वहां पर छोड़ दी थी। सेक्शन 13B से स्टार्ट जो हुए थे
और 22 तक, ठीक है ना, उसमें इनकी नाम नहीं था, जैसे कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, है ना, तो असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, इनके नाम नहीं थे, तो इनका अपॉइंटमेंट अब चैप्टर 7 में होगा। तो आयुक्त भू अभिलेख नियुक्त करेगा, राज्य सरकार आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति करेगी, किस लिए करेगी? मैनेज द लैंड सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स, ये महत्वपूर्ण है। स्टेट गवर्नमेंट इसका अपॉइंटमेंट करती है, किसका? कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड सेक्शन 62 में, किस लिए करती है? हाँ, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध करने, इसके मैनेजमेंट के लिए, याद रखना बनाने के लिए नहीं, सर्वे तो वही करेगा, कौन? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ठीक है। क्लॉज 3 में कर दिया कि एक या अधिक अपर आयुक्त भी अपॉइंट कर देंगे 63 में, छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं करना, केवल टाइटल वाइज कर लें 63। अब आता है 64, प्रस्तावित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना, ठीक है। एक्चुअल में लैंड सर्वे जो होता है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है किसी भी क्षेत्र में, पहले तो पूरे स्टेट का निकालते थे कहीं कहीं, अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड है वो एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि ये जो क्षेत्र है तहसील वाइज निकालेगा, अगर एक से ज्यादा तहसीलों का यूज करना है, एक से ज्यादा तहसीलें यूज, अब तो छोटी छोटी जगह पर भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो वहां पर वो क्या है, तहसील के हिसाब से क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा कि ये जो तहसील है लैंड सर्वे के अधीन है। तो जिस दिन अगर वो ये बोलता है कि ये जो तहसील है लैंड सर्वे के अधीन है, उसी दिन से वहां के जितने भी ऑफिसर्स हैं सब सर्वे ऑफिसर हो जाएंगे, है ना, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ऐसे हो जाएंगे, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर बन जाएगा। तो ये कहते हैं आयुक्त भू अभिलेख किसी तहसील क्षेत्र में सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण के लिए अधिसूचना प्रकाशित करेगा, तो वो तहसील जो क्षेत्र है उस दिन से लैंड सर्वे के अधीन माना जाएगा, ठीक है। क्लॉज 3 कहता है, अच्छा क्लॉज 2 कहता है जरूरी नहीं पूरे तहसील पर हो, वो उसके किसी भाग के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल सकता है। क्लॉज 3 कहता है कि जिस दिन लैंड सर्वे कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको बंद करने का नोटिफिकेशन ना निकाल दिया जाए, यानी कि लैंड सर्वे स्टार्ट करना और बंद करना दोनों भी बाय नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। अब कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड का काम यहाँ खत्म होता है, अब सारा का सारा काम किसका आएगा? अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें, जो भी, केवल मैं सेक्शन 75 की बात कर रहा हूं, उसको छोड़कर जो भी क्वेश्चन आएगा सब में आप डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर लगा दें, कॉमन, ठीक है ना, सोचनी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर इस चैप्टर में। तो चले पहले तो हम देख लें कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो छोड़ें। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होगा, उपखंड अधिकारी कौन होगा? डिप्टी सर्वे ऑफिसर, और तहसीलदार वगैरह कौन होंगे? असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। और सेक्शन 12 और 23 भी यहाँ पर लागू हो गई, सब सेक्शन 2 में आ जाएगी। समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर आयुक्त भू अभिलेख के अधीनस्थ होंगे, वहां पर कमिश्नर के अधीनस्थ थे राज्य के समस्त अधिकारी, यहाँ पर किसके अधीनस्थ होंगे? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर आयुक्त के अधीनस्थ, है ना। फिर आता है जिले के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे। तो जितने भी डिप्टी सर्वे ऑफिसर हैं किससे नीचे के? जिले के। तो जिले में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो समस्त किसके अधीनस्थ होंगे? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के, ठीक है। चलें इसको छोड़ें। और उपखंड के समस्त किसके अधीनस्थ होंगे? डिप्टी सर्वे ऑफिसर के। ये हो गई सेक्शन 23। क्लॉज 4 23 लागू हो रहा है, क्लॉज 2 और 3 लागू हो रहे हैं सेक्शन 12। ठीक है, अब आप टाइटल पढ़ते जाएं और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर लगाते जाएं। मैं आपको केवल एक बता रहा हूं। 70 पे आ जाएं, ग्राम की आबादी का अवधारण। ये भी कौन करेगा? निवासियों के निवास के लिए कौन? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर करेगा। सब वही, मैं केवल यहां पर महत्वपूर्ण है सेक्शन 72 असेसमेंट। तो भैया जो असेसमेंट किया जाएगा सेक्शन 59 और 60 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। 73 मैंने आपको भी बताया था कि भाई असेसमेंट समस्त भूमियों पर किया जाएगा, भले ही वो रेवेन्यू से छूट प्राप्त हो, है ना। सेक्शन 58 में डिस्कस किया था ना। 75 गलतियों को, मान लो लैंड सर्वे समाप्त हो चुका है, ठीक है, उसके बाद यदि उसकी गलतियों को ठीक करना है तो वो गलतियों को ठीक कौन करेगा? लेखन संबंधी लिपिकीय खर्च, क्लरिकल मिस्टेक्स को कौन ठीक करेगा?
SDO सब डिवीजन ऑफिसर, क्योंकि अब डिप्टी सर्वे ऑफिसर SDO फिर से बन गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन उसको लैंड सर्वे का नोटिफिकेशन उसको समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। क्लियर? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है 75 SDO। ठीक है, चले 77 नियम बनाने की शक्ति। तो चैप्टर 7 से रिलेटेड नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? स्टेट गवर्नमेंट को। चलें, अपन ने लैंड सर्वे कर लिया, तो उसमें लैंड सर्वे में सेक्शन 61 में एक चीज थी, नक्शे वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हमें रिकॉर्ड, लैंड सर्वे हो गया तो हमें सारे रिकॉर्ड जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सब अप टू डेट करना है। कौन से लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। केवल किसके बारे में? लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। चैप्टर 9 का टाइटल ही है लैंड रिकॉर्ड्स, है ना। और बाकी इससे पहले के जो चैप्टर थे, चैप्टर 8 वो रिपील कर दिया गया है संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से। इससे पहले वो अर्बन एरियाज में कैसे असेसमेंट किया जाएगा उससे रिलेटेड था, जो रिपील कर दिया गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लैंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड बेसिकली जितने भी बनते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें काम होता है पटवारी का। किसका? पटवारी का। बाकी तो नाम होता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को कहाँ इतना टाइम है कि गाँव को नापते फिरेगा वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी ये बताएंगे जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते वो रेवेन्यू ऑफिसर? क्योंकि उनके बारे में सेक्शन 11 में नहीं बताया गया। रेवेन्यू ऑफिसर केवल वही है जो सेक्शन 11 में बताए गए। ये अधिकारी हैं लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं है। चलें, तो इसमें इनकी बात करें सेक्शन 104, 105, 106, इसके संबंध में हम पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर, उसकी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करेंगे। तो पहले तो हम देख लें, आयुक्त भू अभिलेख प्रत्येक तहसील के ग्रामों को पटवारी हलकों में विन्यस्त करेगा। तो तहसील के ग्रामों को पटवारी हलकों में, यानी कि ये बताएगा इस तहसील के 4 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम गांव विलेज, इसके लिए हम एक पटवारी अपॉइंट करेंगे, तो हम उसको बनाएंगे पटवारी हलका। याद रखना, यह ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो सकता है, क्योंकि पहले जो आप ओडी लगाया आपने गलती से लगाए होंगे अगर 2018 से पहले, तो उसका यहाँ पर अच्छे तरीके से पुरानी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखें, ग्रामों को, तहसील के ग्रामों को, गांव को, विलेज को पटवारी हलकों में विन्यस्त करना, ये काम है किसका? कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स का। लेकिन उसके लिए पटवारी का अपॉइंटमेंट वो कलेक्टर का काम है। अधिकारी की नियुक्ति कौन कर रहा है? कलेक्टर। लेकिन ये अधिकारी किस क्षेत्र में काम करेगा, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? वो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। तो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड यहाँ क्या कर रहा है? केवल ये बता रहा है कि भाई किस क्षेत्र में। तो जैसे एक तहसील में कई सारे गांव हो सकते हैं, तो उनमें से कितने गांवों के लिए एक पटवारी होगा, तो ये वो क्षेत्र कौन डिसाइड कर रहा है? कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, तो मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हलकों में विन्यस्त करेगा तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित करेगा। तो ग्रामों को किसमें करेगा? और अर्बन एरियाज को क्या करेगा? सेक्टर में विभाजित करेगा। और सेक्टर परिवर्तन, ठीक है, केवल इतना सा याद रखें, पटवारी हलकों में कौन विन्यस्त करेगा? कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। सब सेक्शन 2 पर आ जाए। कलेक्टर शुद्ध भू अभिलेख रखने तथा उसके ऐसे कर्तव्य जैसे कि भेद की जाए। प्रत्येक पटवारी हलके के लिए एक पटवारी तथा सेक्टर के लिए एक नगर सर्वेक्षक अपॉइंट करेगा। एक्चुअल में अर्बन एरियाज में क्या होते हैं? सेक्टर, ठीक है ना। और नॉन अर्बन एरियाज में, गांवों में कौन होगा? पटवारी। तो नॉन अर्बन एरियाज में कौन आ जाएगा? पटवारी। और अर्बन एरियाज में वो भी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ही कर रहा था, अर्बन एरियाज में सेक्टर में डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ पर कलेक्टर क्या करेगा? प्रत्येक जो उस वो है, क्या नाम है? हल्का और सेक्टर, उसके लिए, हल्के के लिए वो क्या कर देगा? पटवारी अपॉइंट कर देगा कलेक्टर। और नगर सर्वेक्षक किसके लिए कर देगा? सेक्टर के लिए। इतना कर देगा। अब इनका काम क्या होता है ये भी यहीं लिखा हुआ है, शुद्ध भू अभिलेखों को रखने का कर्तव्य। तो पटवारी का बेसिकली काम क्या होता है? जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसके अंडर में रहते हैं? पटवारी के अंडर में। तो उसका काम है रखना। अब अगर वो रखता है तो उनको बनाता कौन है?
उनको बनाता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, RI। ये हम पढ़ेंगे कहां पर, 106 में। कलेक्टर राजस्व निरीक्षक व्रत में भू अभिलेखों को तैयार करने तथा उनका संधारण पर्यवेक्षण करने का कर्तव्य किसका है, RI का। तो कलेक्टर 106 में किसको अपॉइंट करता है, RI को। ठीक है, RI क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड्स बनाता है और उसके रखे जाने का पर्यवेक्षण सुपरविजन करता है, यानी कि वो ये भी चेक करता है कि पटवारी ने उसको ठीक से रखा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसकी 104(2) में कलेक्टर पटवारी और नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति करता है, और 106 में कलेक्टर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, चले, और ये ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। जब हमने वो पढ़ा था सेक्शन 46, तो उसमें 5th क्लॉज में ये लिखा हुआ था, और बहुत सारे सेक्शन लिखे थे उसमें 104 और 106 भी लिखा हुआ था। तो इसमें जो कुछ भी किया जाता है 104 और 106 में, उसकी कोई अपील नहीं होती। अपॉइंटमेंट हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो 105 क्या कहती है, आयुक्त भू अभिलेख किसी तहसील में के पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षक व्रतों में विन्यस्त करेगा। तो जो पटवारी हलके थे उनको हमने कैसे कर दिया, राजस्व निरीक्षकों में। एक्चुअल में 104 में क्या किया, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ने एक गांव लिया, तहसील का एक गांव, वो तहसील ली, तहसील के कुछ गांव को, 2 गांव को या 10 गांव को मिलाकर एक उसने हल्का बना दिया, वो पटवारी के लिए हो गया। लेकिन मान लो एक तहसील में 5 हल्के बन गए। अब उसमें से कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ने क्या किया, 3 हल्के एक तरफ लिए और 2 हल्के एक तरफ लिए। तो 3 हल्के के लिए उसने क्या किया, एक राजस्व निरीक्षक व्रत बना दिया, यानी कि जो पटवारी होता है वो RI के कंट्रोल में रहता है। तो RI की जो पता पड़ा उसमें 3 जो हल्के थे, यानी कि 3 पटवारी का जो क्षेत्र है वो एक RI के अंडर में आ गया, और 2 पटवारी का जो क्षेत्र है वो एक सेपरेट RI के अंडर में आ गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इतना करेगा। इसके लिए प्रोविजन कहाँ दिया गया हमारा, 105 में, और ये करेगा कौन, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। तो ये थी हमारी 104, 5, 6। तो यहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति कलेक्टर कर रहा है, क्षेत्र कौन डिसाइड कर रहा है, जिसमें वो अधिकारी काम करेंगे, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। अब आ जाता है नक्शे, 107 सेक्शन वाइज महत्वपूर्ण है। ग्राम, आबादी, ब्लॉक तथा सेक्टर के नक्शे। तो वैसे तो टाइटल वाइज कर लें, आपसे पूछा नहीं जाएगा, भाई गांव है तो गांव के नक्शे तैयार किए जाएंगे, ठीक है ना, और आबादी है तो आबादी का नक्शा तैयार किया जाएगा। कुल मिला के टाइटल वाइज कर लें, इसमें पढ़ने का कुछ नहीं है। मन मन में पढ़े, छोड़ दें, इसमें सेक्शन वाइज ओटी आएगा और कुछ नहीं आने वाला। अब हम आ जाते हैं 108 में, रिकॉर्ड ऑफ राइट, अधिकार अभिलेख। ठीक है, तो अभी हमने सेक्शन 61 में सर्वे किया था। भाई सर्वे होता क्या है, हम भूमि देख रहे हैं, गांव की हो, अर्बन एरियाज की, नॉन अर्बन एरियाज की, ये भूमि है, इस प्रकार के डायमेंशन की है, इसकी मिट्टी की क्वालिटी ये है ना। इसको हमने ब्लॉक्स में, सेक्टर नंबर में डिवाइड किया, सेक्टर में डिवाइड किया। ठीक है, अब वहां पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे ये पता पड़े कि भूमि, इसका भूमि स्वामी या पट्टाधारी कौन है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति किसी भूमि पर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किस रूप में राइट रखता है, या तो उस पर टाइटल रखता है या पोजीशन रखता है ना। इसका मतलब या तो भूमि स्वामी हो सकता है, या सरकारी पट्टेदार या पट्टेदार हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना। तो अब हमें ये देखना है, जो लैंड सर्वे किया था उसमें जो भूमि थी, जो लैंड थी, उस पर कौन कौन व्यक्ति किस किस अधिकार के नाते कौन सा अधिकार रखता है, टाइटल रखता है, राइट टू एंजॉय या राइट टू पोजीशन रखता है, और इस आधार पर जिस प्रकार का भी वो राइट रखता है, जिस भूमि पर जितनी भी उसके क्षेत्र में है, उस पर से कितना रेवेन्यू उसके द्वारा दे है, वो कितना रेवेन्यू उस पर देगा। इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट में क्या लिखा रहता है, कौन सी भूमि किसके पास है और उस पर वो कितना रेवेन्यू देता है। तो प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, आप पढ़ लेना। फिलहाल मैं वो चीजें बता रहा हूं जो उसमें मेंशन है। समस्त भूमि स्वामियों के नाम,
ठीक है ना। अब वो भूमि स्वामी है तो वो कौन से सर्वे नंबर पे है, कौन से प्लॉट नंबर पे उस भूमि स्वामी का राइट है, ठीक है। और ऐसी बात इन्होंने कह दी कि समस्त सरकारी पट्टेदारों और पट्टेदारों के नाम दो ही राइट में होते हैं, या तो आप टाइटल रखेंगे, राइट टू एंजॉय रखेंगे। राइट टू एंजॉय के लिए आप गवर्नमेंट लीज ही या लीज ही हो सकते हो, ठीक है ना। तो समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम, उनके द्वारा कितना रेवेन्यू, कितना देय है ना, और उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है ना, वो सिंचित है या नहीं है, कौन सा ब्लॉक नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर है, वो सब इसमें दिया गया है। फिर आता है क्लॉज 3, ग्राम की आबादी का अधिकार। अब कौन से व्यक्ति ग्राम की आबादी पर अधिकार रखते हैं, क्योंकि जो ग्राम की आबादी है वो है तो डॉलिंग हाउस के लिए ऑलमोस्ट, लेकिन उस पर से रेवेन्यू नहीं वसूला जाता है ना डॉलिंग हाउस का टैक्स वसूला जाए, क्योंकि आबादी तो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है आपको फ्री होल्ड। जब फ्री होल्ड कर देंगे तब हम देखेंगे, जैसे कहा था 246 में फ्री होल्ड अगर कर दी तो फिर रेवेन्यू की बात आएगी। जब तक फ्री होल्ड नहीं की जा रही तब तक तो रेवेन्यू की बात आनी नहीं है, ठीक है ना। तो आबादी में कौन सी भूमि आबादी में किसके पास है, ये सब रिकॉर्ड ऑफ राइट में आ जाएगा। फिर आता है क्लोज डी, इसमें राज्य सरकार क्या करेगी, ये करेगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी आ सकती है इसमें, कि 1 2 3 काम कर रही है। ऐसे व्यक्तियों के अपने अपने हितों के प्रकार, दायित्व और शर्तें। क्लॉज 2 महत्वपूर्ण है इसका, क्लॉज डी का क्लॉज 2, ऐसे व्यक्ति द्वारा दे भू राजस्व या भू भाटक यदि कोई हो तो कितना रेवेन्यू देंगे, और अगर वो सरकारी पट्टेदार है तो कितना रेंट देंगे, ठीक है। वो सब रिकॉर्ड ऑफ राइट में रहता है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में क्या आता है भाई, कौन सी भूमि किसके पास है, किस नाते है, कौन सा प्लॉट नंबर, कौन सा ब्लॉक नंबर है, उस पर वो कितना रेवेन्यू देंगे। अब वो भूमि स्वामी के नाते हो सकती है, सरकारी पट्टेदार या पट्टेदार के नाते हो सकती है, या आबादी भूमि हो सकती है। 109 ये महत्वपूर्ण है मेंस के लिए भी। 109 को हम 110 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, कई बार हमें इसमें 117 भी मिलानी पड़ती है प्रेजेंशन के लिए, ठीक है ना। तो आज पढ़ने वाली और समझने वाली सेक्शनों में से यही सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है पहले हम थोड़ा समझ लें। म्यूटेशन भाई, कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात की, तो कोई भी व्यक्ति किस भूमि में कौन सा राइट रखता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट तो हमने ही कर लिया, ठीक है ना, लेकिन इसका जो मेंशन है वो खसरे में भी होगा। एक खसरा, एक रिकॉर्ड होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि इस भूमि पर ये व्यक्ति इस नाते अधिकार रखता है। अब सपोज कि आज आप उसके भूमि स्वामी हैं, आज आपने उसको उस भूमि को सेल आउट कर दी, या लीज पर दे दी, या मॉर्गेज दे दी। मॉर्गेज वो भी यूजू फैक्ट्री मॉर्गेज, या जो विद पोजीशन जाता है ऐसा मॉर्गेज। तो ऐसी स्थिति में तीनों ही कंडीशन में इस पर रेवेन्यू देने वाला व्यक्ति बदल गया। अगर वो लीज पे दे दी तो लीज ही देगा रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू वो देता है या तो भूमि स्वामी देता है या संपत्ति पर अधिकार रखने वाला, पोजीशन रखने वाला व्यक्ति देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक खसरे में प्रविष्टि करानी पड़ेगी। खसरा तहसील का वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि इस भूमि को यूज करने का राइट वर्तमान में किसका है, या टेक्निकल तरीके से कहें कि इस भूमि से रेवेन्यू किससे वसूलना है, ठीक है ना, वो होता है खसरा। तो खसरे में नाम की जो प्रविष्टि है, जब भी कोई भी अधिकार या टाइटल, कोई भी इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति में क्रिएट किया जाता है, या हम ये कहें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भूमि में किसी प्रकार का इंटरेस्ट प्राप्त करता है तो वो अपना उस इंटरेस्ट की नोटिस किसको देगा, सरकार को, तहसीलदार पटवारी के माध्यम से देता है। भाई अब मैं इस भूमि पर इस नाते आ गया और अब इस नाते, इस अधिकार के नाते मेरा नाम यहाँ मेंशन किया जाए और पिछला जो व्यक्ति था उसका नाम यहाँ से हटा दिया जाए। खसरे में 12 कॉलम होते हैं, ऐसे लाइन से रहते हैं 12 कॉलम। पहले कॉलम में उस व्यक्ति का नाम रहता है जिसके नाम वर्तमान में कोई संपत्ति किसी अधिकार के नाते, अगर वो चेंज करता है तो 12वें कॉलम में उस डेट में मेंशन हो जाता है कि ये जो कॉलम है यहाँ पर 12वें कॉलम में ये लिख दिया जाता है कि जो ए की भूमि थी, ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया तो बी का नाम उस डेट पर यहाँ पर आएगा और उसके अगली डेट पर फिर से यहाँ से चालू हो जाएगा। यहाँ पर 12वें कॉलम में आने के बाद फिर फर्स्ट कॉलम में इस तरीके से मेंशन किया जाता है। अपन इसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये 12वां कॉलम है, ऐसे ऐसे कॉलम रहते हैं। बाकी कॉलम को हम छोड़ दें तो यहाँ पे मान लो ए का नाम है, ए ने अगर बी को सेल आउट कर दी किस डेट में, 1 जनवरी
2024 में। तो 1 जनवरी 2024 में बी का नाम मेंशन हो जाएगा और 1 जनवरी 2024 में बी यहाँ आ जाएगा। और ये अब बी का नाम यहाँ तब तक चलता रहेगा जब बी किसी अन्य को ये राइट ट्रांसफर नहीं कर देगा। इसको बोलते हैं म्यूटेशन, और ये बहुत जरूरी राइट होता है, ठीक है ना, और इसकी मेंशन कराना बहुत जरूरी होता है। 109 अधिकारी को अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी। तो भैया जो कोई व्यक्ति भी किसी भूमि में कोई राइट एक्वायर करता है वो उसकी रिपोर्ट किसको करेगा? विद इन 6 मंथ पटवारी या नगर सर्वेक्षक को करेगा। किसको? बेसिकली पटवारी और नगर सर्वेक्षक एक ही व्यक्ति होते हैं। गांव में पटवारी होता है, शहरों में नगर सर्वेक्षक होता है ना। जब वो शहरों में आता है तो उसी का नाम वो अधिकार हो जाता है कौन सा? नगर सर्वेक्षक, और गांव में चला जाता है तो पटवारी। तो नगरेतर क्षेत्र में पटवारी को या किसी अन्य व्यक्ति को राज्य सरकार ऑथराइज करे या तहसीलदार। बेसिकली हम नोटिस देते हैं कि हमने राइट एक्वायर कर लिया है, और वो उस नोटिस के माध्यम से वो नोटिस पहुंचता किस पर है? तहसीलदार पर। हम पटवारी के माध्यम से, नगर सर्वेक्षक के माध्यम से देंगे, वो किसको जाकर बताएगा? तहसीलदार को। तहसीलदार म्यूटेशन करता है, ना कि पटवारी। लेकिन प्रोसेस कहां से चालू होती है? हाँ, लेकिन प्रोसेस ये भी कि आप डायरेक्ट पटवारी को डायरेक्ट तहसीलदार को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा या तो आप पटवारी को दें, कहां पर? नॉन अर्बन एरियाज में, या फिर डायरेक्ट तहसीलदार को भी दे सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति राज्य सरकार बताए इसे देते। यही होगा सेम अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में नगर सर्वेक्षक को दे दें और या फिर तहसीलदार को डायरेक्टली दें। इतना क्लियर है? कितने समय में देंगे? विद इन 6 मंथ्स। MPLRC के टॉप 10 नोटिस में जो है 6 महीने। ठीक है, चलिए। प्रोविजो कहता है यदि अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, निरारित है, तो उसकी ओर से ऐसी सूचना संपत्ति का भार साधक व्यक्ति, पटवारी, नगर सर्वेक्षक या तहसीलदार जैसी भी स्थिति हो उसको देगा। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अगर आप किसी प्रॉपर्टी में कोई इजमेंट राइट या चार्ज प्राप्त करते हैं तो वो अधिकार प्राप्त करना नहीं है ना। आप ये नहीं करें कि साहब उस खिड़की में से हवा पानी प्राप्त करने का अधिकार हमें मिल गया है और वो खतरे में मेंशन कर लो, नहीं। इजमेंट राइट प्राप्त करना और किसी सेक्शन 100 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो चार्ज आपको अगर किसी प्रॉपर्टी पर भार प्राप्त हो जाता है वो इजमेंट राइट नहीं है, वो अधिकार प्राप्त करना नहीं है, उसका यहाँ पर खतरे में मेंशन नहीं होगा। लेकिन आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज पर दिया था या मॉर्गेज कर दिया गया था, तो जिस व्यक्ति को लीज पर दिया था या जिस व्यक्ति को मॉर्गेज किया था, अच्छा ठीक है वो जाने दो, जिस व्यक्ति को लीज पर दिया था या जिस व्यक्ति को मॉर्गेज किया था, नो डाउट जैसे ए ने बी को अगर लीज पर दिया था, मॉर्गेज किया था, तो यहां पर राइट किसको एक्वायर हुआ था? बी को। तो बी ने पहले अपना नाम खतरे में मेंशन कराया, ठीक है, लेकिन 10 साल बाद बी का जो पट्टा था वो खत्म हो गया या मॉर्गेज था वो समाप्त हो गया। तो अब ये जो राइट टू एंजॉय बी को आ गया था 10 साल तक के लिए, वो किसको मिल गया? ए को। तो यदि पट्टे को हम वापस ले लेते हैं, पट्टा समाप्त हो जाता है ना, या फिर लीज मॉर्गेज जो किया गया था वो समाप्त कर दिया जाता है, तो भी तो जो अधिकार है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पट्टे की वापसी और बंधक की समाप्ति दोनों अधिकार में आएंगे। तो इसको भी बताया। अब ए जाकर बताएगा तहसीलदार को कि भाई जो बी को हमने राइट दिया था वो हमने वापस ले लिया, अब यहां से बी का नाम हटाकर हमारा नाम मेंशन करें। तो तहसीलदार क्या करेगा? यहाँ पर ए का नाम डालेगा, जो भी डेट होगी, मान लो 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है ना, ए का नाम यहाँ डालेगा। अब ए का नाम चलेगा, ठीक है। जब भी नाम चेंज होगा तो पहले यहां पर नाम आता है, फिर यहां पर आता है। तो कुल मिलाकर पट्टे की वापसी या बंधक की वापसी भी अधिकार प्राप्त करना है अपनी संपत्ति पर फिर से। क्लॉज 4 कर लें। अगर ऐसी सूचना देने में नेग्लिजेंस उपेक्षा की जाती है तो तहसीलदार स्वरूप से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। जो नहीं देगा उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्लियर? और भी ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने हटा दिए हैं।
बीच में जरूरत नहीं। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं म्यूटेशन की प्रोसीजर चालू करते हैं। ये तो केवल नोटिस था, तो नोटिस तो आप डायरेक्ट तहसीलदार को भी दे सकते थे, पटवारी और नगर सर्वेक्षक की जरूरत हमें थी नहीं, लेकिन चलो आपने दे दिया है तो अच्छी बात है। तो अब होता क्या है, 110 में भू अभिलेखों में अधिकार अर्जन के बाबत नामांतरण, तो जो लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उसमें नामांतरण होगा जिस खसरे की प्रविष्टि मानी जाएगी। तो जो 109 में पटवारी, नगर सर्वेक्षक या अन्य अधिकारी को, अगर तहसीलदार को डायरेक्ट ना करके इनको नोटिस दिया गया था, तो ये क्या करेंगे, इसकी ये एक रजिस्टर में उसको मेंशन करेंगे कि हाँ हमारे पास ऐसी जानकारी आई है। और सब क्लॉज 2 में जानकारी प्राप्त होने से 30 दिन के भीतर उसकी जानकारी किसे देंगे, तहसीलदार को। ठीक है, अगर इनके पास और तहसीलदार के पास डायरेक्ट आई है तो ये 2 सबसेक्शन हमारे लिए यूजलेस है ना। ये सबसेक्शन कब काम आ रहे हैं, जब किसी व्यक्ति ने जानकारी तहसीलदार को डायरेक्ट ना देकर पटवारी या नगर सर्वेक्षक को दी है। ठीक है, कुल मिलाकर जानकारी अब आ गई। क्लॉज 3 कहता है 109 के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर स्रोत के अर्जन की प्रज्ञापना प्राप्त होने तहसीलदार 15 दिन के भीतर या तो उसको डायरेक्ट की जाती है, या 109 से जो उसके पास आई है जानकारी, उसमें जब तहसीलदार के पास वो जानकारी पहुंचती है तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ एक न्यायालय मामला पंजीकृत करेगा। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं चलता, ये जो खसरे में प्रविष्टि का जो प्रोसीजर चलता है उसमें केस दर्ज किया जाता है, ये अपने आप में एक सूट होता है। ठीक है, और संबंधित अन्य व्यक्ति हैं उनको नोटिस जारी, उसको लगता है भाई बेसिकली खसरे की जो प्रविष्टि में पहले तो ये होता था, ढोल पिटवाए जाते थे क्षेत्र में, सुनो सुनो सुनो, एक व्यक्ति आया है और वो ये कह रहा है भूमि पर मेरा अधिकार है। ठीक है, और वो अपने अधिकार को मेंशन कराना चाहता है, तो इस टाइप से ढोल बजाकर उस क्षेत्र में बताया जाता था कि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आ जाए। अब उसको नोटिस भेज दिया जाता है, तहसीलदार के कार्यालय पे एक उसका नोटिस चिपका दिया जाता है कि भाई ये मेरे पास नामांतरण के लिए फाइल आई हुई है। तो वो क्या करेगा, अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जो भी संबंधित उसको लगते हो, और एक नामांतरण के लिए सूचना पटल पर अपने कार्यालय के बाहर एक नोटिस भी चस्पा करेगा, यानी चिपका देगा। ठीक है, कुल मिला के नामांतरण की जानकारी अन्य व्यक्तियों को होनी चाहिए, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो कर सकता है। सबसे ज्यादा जो जमीन में फ्रॉड होता है वो इसी प्रोविजन की वजह से होता है। लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, वहां नाम कराते नहीं है, और जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं उसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी चलती रहती है। खैर वो लंबी चर्चा है, क्रैश कोर्स में करना अच्छी बात नहीं है, तो चले खैर चले हम चलते हैं अब सेक्शन 4, सब सेक्शन 4। तो तहसीलदार हाँ, यहां पर तहसीलदार क्या कर रहा है, उसके पास केस आया, उसने प्रोसीडिंग चालू की, तो अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी मैटर में तो यहां पर 30 दिन के भीतर आवश्यक प्रविष्टि वो कर लेगा, यानी कि जो उसको रिकॉर्ड बनाने हैं बना लेगा, खसरे में जो प्रविष्टि करनी करनी। और डिस्प्यूटेड मैटर है तो 5 महीने के भीतर वो आवश्यक प्रविष्टि खसरे में कर लेगा, यानी कि वो कब तक रिकॉर्ड चेंज कर देगा, अगर नॉट अनडिस्प्यूटेड मैटर है तो 30 दिन में, और डिस्प्यूटेड मैटर है तो 5 महीने में। और जैसे ही वो रिकॉर्ड्स प्रमाणित किए जाते हैं सबसेक्शन 5 में, तो उसके पक्षकारों को निःशुल्क कॉपी देगा विदिन 30 डेज, 30 दिन में निःशुल्क कॉपी देगा। परंतु अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट काल अवधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती, तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखंड अधिकारी को देगा। तो यदि 30 दिन में वो कॉपियां नहीं दे पाता है, काम नहीं कर पाता है, तो इसकी रिपोर्ट हमने क्यों कॉपियां नहीं दे पाई, इसकी रिपोर्ट तहसीलदार किसको देगा, एसडीओ को। क्लॉज 6 कहता है अगर कोई पक्षकार अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति के कारण ये मैटर खारिज नहीं किया जाएगा और मेरिट पर डिसाइड किया जाएगा। बाकी सब छोड़ दें, और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, छोड़ दें। आ जाए 111, ये कहते हैं सिविल न्यायालय की अधिकारता। ये कहते हैं सिविल न्यायालय, ये ऑब्जेक्टिव अच्छा है। सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे अधिकार से जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, संबंधित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारता होगी जिसमें राज्य सरकार पक्षकार नहीं है। तो
रिकॉर्ड ऑफ राइट से रिलेटेड जितनी भी डिस्प्यूट है सब सिविल न्यायालय डिसाइड कर सकता है, सबके लिए आप सिविल न्यायालय में जा सकते हो, बस शर्त ये है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत पूछा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है तो आप रिकॉर्ड ऑफ राइट के संबंध में सिविल कोर्ट में जा सकते हो। अब आता है 113 अधिकार अभिलेख में गलत। ये जो क्वेश्चन है एलआरसी के सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वो माने जाते हैं कि यहाँ पर जो शुद्धियां हैं, गलत प्रविष्टियां हैं, किसमें कौन संशोधन करेगा। केवल पूरी एलआरसी में इसको अलर्ट होकर पढ़ना, बाकी तो पूरी एलआरसी इजी है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को, मैंने अक्सर लोगों को गलत करते देखा है। अधिकार अभिलेख में पहले तो सेक्शन रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो शुद्धियां हैं वो कौन से सेक्शन में की जा रही हैं, ठीक है ना, तो वो की जा रही कलेक्टर करेगा किसी भी समय। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में ये शुद्धिकरण कौन करेगा गलतियों का, कलेक्टर, ठीक है। फिर आता है 114 114 लैंड रिकॉर्ड्स में कौन करेगा, तो निम्नलिखित भू अभिलेख ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित भू अभिलेख ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे, यानी ग्राम में कौन से लैंड रिकॉर्ड्स होंगे। ये यहाँ से हमें पता, आपसे पूछा जाए ग्राम के कौन से लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये यहाँ पर दिए गए कौन सा धारा 107 के अधीन ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा, ब्लॉक का नक्शा, ये सारे हमें दिए गए थे कहाँ पर 107 में। अधिकार अभिलेख भी लैंड रिकॉर्ड से रहता है 108 में। ग्राम का खसरा, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, खसरा है ग्राम की क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्रारूप में जैसे कि भेद की जाए। 114 के अधीन भू अधिकार पुस्तिका है ना, तो भू अधिकार पुस्तिका आती है वो भी, और बाकी आप ही लोग पढ़ लेना। और लास्ट में बताया गया व्यवस्थित की गई भूमि का ब्यौरा। तो ये सब क्या होते हैं, ग्राम के लैंड रिकॉर्ड्स। अब अर्बन एरियाज के लैंड रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, ये देखें। अर्बन एरियाज के होते हैं 107 के अधीन सेक्टर का नक्शा। यहां पर इन्होंने आबादी हटा दी, क्योंकि आबादी कहां होती है, नगर गांवों में, ठीक है ना, तो आबादी गांव में होती है। तो गांव अब इन्होंने यहां से हटा दी, गांव शहरों में नहीं होते। पहले जो एलआरसी थी उसमें गांव शहरों में भी होते थे, अब इन्होंने यहां से हटा दिया। तो नो डाउट यहां पर आबादी नहीं आएगा, बाकी सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो ये आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव इस पर पूछ सकता है कि कौन सा गांव शहरों का अधिकार अभिलेख नहीं है, भू अभिलेख नहीं है, तो वो कौन से हैं, ग्राम का नक्शा और आबादी का नक्शा, ठीक है ना, और ब्लॉक का नक्शा। यहां पर ग्राम, आबादी और ब्लॉक की जगह क्या आ गया, सेक्टर। इसका मतलब ग्राम, आबादी और ब्लॉक ये सब कहां होते हैं, गांव में, नॉन अर्बन एरियाज में। यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, बाकी तो सारे नक्शे सभी जगह होते हैं रिकॉर्ड। 114 है भू अधिकार पुस्तिका। तो भाई एक होती है भू अधिकार पुस्तिका, आपके पास हमने बात की थी होल्डिंग्स की, तो एक व्यक्ति के पास एक कितनी होल्डिंग्स है, कितनी जमीन उसके नाम है अलग अलग जगह, उसके लिए एक छोटी सी किताब टाइप की होती है, 2 पार्ट में होती है, उसको हम बोलते हैं भू अधिकार पुस्तिका, है ना। इसका इंग्लिश में नाम भी भू अधिकार पुस्तिका ही है। इसको पहले इसका नाम हुआ करता था भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, अब इसका नाम कर दिया गया है भू अधिकार पुस्तिका। लिखने की जरूरत नहीं है ऋण पुस्तिका, वो पहले हुआ करता था। तो ये कौन तैयार करेगा, हाँ, कि भाई तुम्हारे नाम से इतनी इतनी भूमि इस क्षेत्र में है, और वो तहसीलदार किस आधार पर देगा, खसरे में किसका नाम मेंशन है, ना कि रजिस्ट्री में। और क्लॉज 3 कहता है जो तहसीलदार है वो उसमें शुद्धि भी तहसीलदारी करेगा भू अधिकार पुस्तिका में। तो अधिकार अभिलेख में शुद्धिकरण कौन कर रहा था, कलेक्टर, और भू अधिकार पुस्तिका में कौन करेगा, तहसीलदार। अब भू अभिलेखों में गलत अशुद्धि प्रविष्ट शुद्धिकरण, तो लैंड रिकॉर्ड्स में अगर कोई होती है तो उसमें क्या करेंगे, तो उपखंड अधिकारी सब डिवीजन ऑफिसर करेगा लैंड रिकॉर्ड्स में। तो 113, 114A, 115 3 सेक्शन शुद्धिकरण से रिलेटेड है। कौन सी इस तरीके से अपने दिमाग में रखना। 113 में आ जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट में कलेक्टर, है ना, और भू अधिकार पुस्तिका में तहसीलदार 114A में, और बाकी के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें SDO। तो किसको छोड़कर, भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर। कितना सुंदर सेक्शन है, क्योंकि भू अधिकार पुस्तिका में कौन कर रहा था संशोधन, तहसीलदार, और अधिकार अभिलेख में कौन कर रहा था, कलेक्टर।
तो उसको छोड़कर जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं सब में संशोधन कौन करेगा? एसडीओ शुद्ध कर सकेगा। प्रोविजो कहता है परंतु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 5 वर्ष की काल अवधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं करेगा। यदि गलती ऐसी है जो 5 वर्ष से चली आ रही है तो उसको शुद्ध करने की कोई कार्रवाई एसडीओ नहीं करेगा जब तक वो कलेक्टर की परमिशन नहीं ले लेता। और यदि किसी मैटर में सब क्लॉज 2 का ये कह रहे हैं लास्ट में प्रोविजो, किसी मैटर में सरकार का हित है तो उपखंड अधिकारी मामला किसको दे देगा? कलेक्टर। वैसे भी यहाँ सरकार के लिए रेवेन्यू वसूला जाना है, कुछ भी वसूला जाना है तो उसमें किसको पार्टी बनाया जाता है? कलेक्टर को। ठीक है। और 117 कहती है कि भू अभिलेखों में जो भी प्रविष्टि की गई उसके संबंध में प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वो सही है जब तक कि वो गलत साबित ना कर दी जाए। 117 में मैंने बताया था 109, 110 और 117 साथ में मिलाकर पढ़ी जाती है। मतलब मेंस के क्वेश्चन अक्सर इस पर साथ में बनकर आए हैं। 109 और 110 जब पूछी जाती है तो 117 भी उसके साथ में मेंशन होती है। बाकी ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म।